हेलो एवरीवन। तो हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, हमने 11 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। नाउ विल कम टू द 12th वन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट्स नेम इटसेल्फ डिफाइन के एक्सटर्नल मतलब बाहर और फर्टिलाइजेशन मतलब जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गेमीट्स का वो। ठीक है, तो जब फ्यूजन ऑफ गेमीट्स आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो हम उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, व्हेन फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, हमको ये थोड़ी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली वाटर इज द मीडियम। ठीक है, एंड इट इज़ फाउंड इन मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि वाटर मीडियम होता है ना, तो अपन इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, इसलिए तो हम इसके एग्जाम्पल्स में लिखेंगे फिशेस, एम्फीबियंस एंड मेजॉरिटी ऑफ एल्गी। ठीक है, फिशेस, एम्फीबियंस और मेजॉरिटी ऑफ एल्गी। नाउ इसमें जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, फर्स्ट तो ये होता है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर से। फर्स्ट डिसएडवांटेज। ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं प्रीडेटर से, मतलब बाहर का कोई भी जो जानवर होता है या जो कंडीशंस होती है वो उन ऑफस्प्रिंग्स को काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकती है, उनको डैमेज कर सकती है। तो उस वजह से क्या होता है कि इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल काफ़ी कम हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज़ बिकॉज दे आर वल्नरेबल टू द प्रीडेटर्स। सेकेंड, देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर वेरी लेस क्योंकि प्रीडेटर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हो सकती है, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि वो डैमेज हो जाएं। थर्ड ये होगा कि इस केस में जो गेमेट्स का रिलीज होना है वो काफ़ी सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए कि जब मेल गेमेट्स हो तभी फीमेल गेमेट्स हो, ताकि वो एक दूसरे से फर्टिलाइज कर पाएँ। ठीक है, इट इज़ अ वेरी अनसर्टेन प्रोसेस क्योंकि ये किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं हो रहा है। पानी में जाने के बाद तो गेमीट्स अपने भरोसे हैं, फर्टिलाइज होंगे नहीं होंगे। इसलिए ऐसा भी होता है कि मेल गेमीट्स जो होते हैं वो फीमेल गेमीट्स के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, नाउ we'll come to next question. Differentiate between a zoospore and a zygote. ठीक है, अब जब अपन जूस्पोर की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है कि जूस्पोर इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट इज द एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जूस्पोर क्या है? इज इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट इज द एंड रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि इट इज़ द एंड ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी मेंशन कर दिया, प्लस हमने ये भी मेंशन कर दिया कि ये एंड प्रोडक्ट है किसका। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये होगी कि जो जाइगोट है वो मोटाइल नहीं होता है, वो मूव नहीं कर सकता खुद से। ठीक है, लेकिन जो जूस्पोर है इट इज़ मोटाइल इन नेचर, वो मूव कर सकता है, उसके ऊपर एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, जाइगोट का जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसमें आई से जाइगोट बनेगा। लेकिन जो जूस्पोर है वो सिर्फ एक एक जरिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने का। ठीक है,
मतलब जूस्पोर जो है वो खुद ही एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और फिर माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से एंड में जाके ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। बेसिक डिफरेंस अगर हम कहेंगे तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट होता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स। सेकेंड वाला हो जाएगा कि जूस्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है जबकि जाइगोट नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, ठीक है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है और जूस्पोर जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस फ्रॉम एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है कि गैमेटोजेनेसिस है दैट इज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस है वो होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फ्रॉम अ जाइगोट, ठीक है। गेमीट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है। थर्ड ये हो जाएगा कि गेमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि माइटोटिक एज वेल एज मियोटिक डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस में माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन दोनों ही होते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। जाइगोट उसी के बाद तो सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन करके, ठीक है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंस थे। गेमीट फॉर्मेशन, गेमीट का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। सेकंड ये कि गेमीट हैप्लॉइड होते हैं और एम्ब्रियो डिप्लॉइड सेल होता है। थर्ड होता है गैमेटोजेनेसिस में कि ये माइटोटिक और मियोटिक दोनों ही डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगा। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर, ठीक। अब आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावर होता है उसके पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन, पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन जो होते हैं वो दे फॉल ऑफ, मतलब वो फ्लावर से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो जो चेंजेस होते हैं फ्लावर के अंदर वो जो बचा हुआ पार्ट होता है उसमें होते हैं। जो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद में दैट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन changes in plants. फर्स्ट तो ये पेटल, सेपल एंड स्टेमन फॉल ऑफ। जाइगोट जो होता है जो फर्टिलाइजेशन से बना है वो एम्ब्रियो बन जाता है। जो ओव्यूल्स हैं वो सीड बन जाती है और जो ओवरी है वो फ्रूट बन जाती है, ठीक है। दीज आर दी चेंजेस जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एक प्लांट में देखी जाती है, सॉरी फ्लावर में देखी जाती है, ठीक है। फ्रूट के ऊपर एक कवरिंग भी बन जाती है जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। नाउ अनदर वन इज व्हाट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर and collect 5 bisexual flowers from your neighborhood and with the help of your teacher find out their common and scientific names, ठीक है। bisexual flowers क्या होता है, bi means 2,
ठीक है. सेक्सुअल मीन्स सेक्सेस, मतलब जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों हो उसको हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं. ठीक है. और जब बात आती है कि 5 ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हमको नाम देना है तो ब्रासिका, अनियन, पेटूनिया, चाइना रोज, and the another one is sarso. Sorry, another one is garden pea. ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विद द गार्डन पी. इसको हम पाइसम सटाइवम कहते हैं. ठीक है. अनदर वन इज द चाइना रोज. पेटूनिया, जिसको हम पेटूनिया हाइब्रिडा कहते हैं. अनियन, एलम, सेपा और ब्रासिका, जिसको हम कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं. ठीक है. These are the 5 examples that we can write when somebody asks us about the bisexual flowers. The another question is, examine a few flowers of any cucurbit plant and try to identify the staminate and pistillate flowers. Do you know any other plant that bears unisexual flowers? अब ये तो देखो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि कुकुरबिट में कैसे दिखते हैं मेल और फीमेल पार्ट्स. तो दोनों ही ब्राइट कलर के होते हैं. ठीक है. और मेल प्लांट्स या स्टैमिनेट जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रूट बेयर नहीं करते, वो फीमेल पार्ट करता है, पिस्टिलेट वाला पार्ट. ठीक है. और अगर और एग्जांपल्स अगर हमसे पूछता है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के जिसमें या तो मेल प्रेजेंट होता है या फीमेल गेमीट प्रेजेंट होता है, तो उसमें हम पपैया, डेट पाम या मलबरी लिख सकते हैं. ठीक है. पपैया, डेट पाम या मलबरी, ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के. ठीक है. आई गेस द लास्ट क्वेश्चन इज, वाई आर ऑफस्प्रिंग्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द विविपेरस एनिमल्स? तो सबसे पहले ओविपेरस एनिमल्स और विविपेरस एनिमल्स होते क्या हैं? ठीक है. ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, दीज आर द एनिमल्स जो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के बाहर ले करते हैं. ठीक है. जो these are the organism that lays their fertilized / unfertilized eggs outside the body. ठीक है.
और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट लेस देयर एग्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है, दीज आर नोन एज दी विविपेरस। अगर अपन एग्जाम्पल्स देखते हैं ओविपेरस के, तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स होती है, दीज आर ओविपेरस एनिमल्स जो अपने एग्स जो होते हैं वो आउटसाइड दी बॉडी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, उनके ऊपर मतलब इन द फॉर्म ऑफ एग्स, वी हैव सीन एग्स, उसके ऊपर एक कैल्शियम कवरिंग भी बन जाती है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट में रहते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसको अपन इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जब वो इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हो जाता है तो द एग्स हैच एंड द ऑर्गेनिज्म जो उनका ऑफस्प्रिंग है, इट कम्स आउट ऑफ इट, ठीक है। और जो बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जो कौन सा इन्होंने पूछा है कि कौन सा ग्रेट रिस्क पे है, तो डेफिनेटली ओविपेरस, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में खुला पड़ा है, जो प्रेडेटर्स हैं, जो बाकी के जानवर हैं या कुछ भी है, तो वो जो एग इन्वायरमेंट में है वो ज़्यादा प्रोन है रिस्क से एज़ कम्पेयर टू दी वन जो कि एक बॉडी के अंदर पड़ा है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर एग है उसको ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिलता है, ज़्यादा वो केयर मिलती है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो ओविपेरस एनिमल्स है उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं प्रेडेटर्स के, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तो थे हमारी एनसीईआरटी बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस। अब हम आते हैं बुक के बीच वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। हम पीछे से आगे चलेंगे, मतलब चैप्टर ख़त्म होता है वहाँ से लेकर चैप्टर स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम अ प्लांट इन विच सेपल्स रिमेन अटैच, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनमें, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, कि पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन, तीनों जो पार्ट होते हैं वो गिर जाते हैं, उस फ्लावर से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स जिन में अभी भी अटैच रहते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो है स्ट्रॉबेरी, raspberry and tomato. We've seen a strawberry, right? सपोज ये एक स्ट्रॉबेरी है, उसके अपन हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। टोमेटो है, हम टोमेटो के ऊपर भी कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, तो दीज आर दी सेपल्स। अब व्हाट वुड हैपन इफ द सिनगेमी डज नॉट अकर, ये तो ऐसा ही क्वेश्चन हुआ कि व्हाट विल हैपन इफ द रिप्रोडक्शन डजंट अगर, ठीक है। सिनगेमी का तो मतलब ही यही होता है कि रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमीट, ठीक है। अगर सिनगेमी नहीं हुई, सिनगेमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट, ठीक है। इफ दिस डज नॉट अकर, ठीक है, if this does not occur, तो ऑफस्प्रिंग्स जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो नहीं बनेंगे, ठीक है।
अगर ये फ्यूजन नहीं हुआ मेल और फीमेल गैमीट्स का, तो जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो नहीं बनेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जाइगोट। और जब हमने जाइगोट पढ़ा था तो हमने क्या लिखा था कि ये ऐसा सिंगल सेल होता है जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो अगर जाइगोट ही नहीं बना तो वो ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो इसलिए अगर सिनगेमी नहीं हुई तो फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हुए तो जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बना तो ऑर्गेनिज्म ही नहीं बनेगा आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमीट्स। अगर अपन रिलेशनशिप की बात करें तो मियोसाइट क्या होती है कि वो सेल्स जो कि मियोसिस करके गैमीट को बनाती है, ठीक है। पहले बताना कि मियोसाइट होती क्या है। मियोसाइट वो स्पेशलाइज सेल होती है, अपन कह सकते हैं, जिससे कि गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि मियोसाइट और गैमीट की क्रोमोसोम के नंबर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं गैमीट मदर सेल, ठीक है। ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, 2n होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। ये मियोसिस से डिवाइड करती है और हैप्लॉइड गैमीट्स को बनाती है, ठीक है। तो जब ये हमसे पूछता है कि इन दोनों के क्रोमोसोम नंबर में क्या डिफरेंस होता है, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट आर प्रेजेंट, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम that are present in a gamete are half of that present in, or half of that present in the मियोसाइट, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट्स के वो आधे होते हैं मियोसाइट के क्रोमोसोम के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर उसमें 2n है तो इसमें n ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाफ होते हैं मियोसाइट के क्रोमोसोम्स के। नाउ दी अनदर क्वेश्चन इज हाउ डू एवर, जो हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं उस केसेस में होता है कि गैमीट्स मिलते कैसे हैं। तो इस केस में अपन हर चीज़ को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि गैमीट्स जो होते हैं वो वाटर के मीडियम के थ्रू भी मिलते हैं जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक एनिमल्स में हो रहा है। जब अपन प्लांट्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल गैमीट्स विंड के मीडियम से भी मिल सकते हैं, हनी बीज, बैट्स, इन सब के मीडियम से भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मीडियम होते हैं गैमीट्स के मिलने का। अनदर क्वेश्चन है इसके, डू हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स एवर अंडरगो मियोसिस। ये पूछ रहा है कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो एन वाले जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है वो कभी भी मियोसिस करते हैं क्या, तो द आंसर इज यस, ठीक है। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वाले जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है उनमें कहीं ना कहीं एक स्टेज आता है, या कुछ मैं कहूँ कि कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं
जिसमें ड्यूरिंग द डिवीजन एक स्टेज आता है कि जब वो 2n सेल को बनाते हैं, मतलब एक डिप्लॉयड सेल को बनाते हैं, ठीक है, उससे फिर उनको वापस हैप्लॉयड कंडीशन में जाने के लिए एक मियोटिक डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अपन एक यीस्ट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यीस्ट के जो सेल हैं वो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड मियोसाइट को बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज यीस्ट। जो यीस्ट के सेल्स है ना वो फ्यूज करके डिप्लॉयड मियोसाइट बनाते हैं, मतलब 2n मियोसाइट्स बनाते हैं, गेमीट मदर सेल, ठीक है, जिससे गेमीट बनेंगे। तो अब यीस्ट तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, तो अब ये 2n को तो कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को वापस हैप्लॉयड पे पहुंचाने के लिए यहाँ उनको मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो यस, हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स डू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। किस केस में? जब वो फ्यूज करके एक डिप्लॉयड सेल बना लेते हैं और उनको वापस जब हैप्लॉयड कंडीशन पे आना होता है तो वो मियोसिस का सहारा लेते हैं। अनदर क्वेश्चन इज, आर ऑल इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स टू एनिमल्स, ठीक है, सारी स्पीशीज़ क्या मेल या फीमेल होती है? मतलब ये पूछना चाहते हैं कि सारे एनिमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं क्या, जिनमें या तो मेल ऑर्गन प्रेजेंट है या तो फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है? नहीं, कुछ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें कि मेल और फीमेल दोनों ही गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टेपवर्म, स्पॉन्ज, लीश, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल है जो कि बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं? हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है। क्या क्या हो गया? स्पॉन्ज, लीश एंड टेपवर्म, ठीक है। Another question that comes is, name the gamete produced by staminate and pistillate flower, ठीक है। स्टेमिन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव, मैं कह सकती हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उससे जो गेमीट प्रेजेंट फॉर्म होता है दैट इज द पोलन ग्रेन, ठीक है। और जो फीमेल गेमीट होता है जो पिस्टिलेट से निकलता है दैट इज नोन एज एग, ठीक है। पोलन ग्रेन इज द मेल गेमीट एंड एग इज द फीमेल गेमीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ फर्टिलाइजिंग फ्लावर्स के कुछ नाम, ठीक है। ऑर्किड्स, सनफ्लावर्स, एंड डैंडेलियंस। डैंडेलियंस में दोनों ही तरह के और रिप्रोडक्शन मतलब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, क्रॉस एज वेल एज सेल्फ, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, व्हाट इज मेंट बाय ग्रोइंग ओल्ड? सेनेसेंट फेज से रिलेटेड है ये, ठीक है। अगर अपन इसको 2 पॉइंट्स में डिफाइन करना चाहे तो अपन कह सकते हैं कि जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जब रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हो जाता है। सेकंड अपन डिफाइन कर सकते हैं कि स्लोइंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। थर्ड अपन ये लिख सकते हैं कि जब कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक एक्टिविटी
आर मोर इन एन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू द एनाबॉलिक वन, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो रहा है, ठीक है. कैटाबॉलिक आर द डिग्रेडेशन एक्टिविटीज, एनाबॉलिक आर द बिल्डिंग एक्टिविटीज, ठीक है. तो जब डिग्रेडिंग एक्टिविटी बिल्डिंग के ओवरकम कर लेगी तो अपन कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो रहा है, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू लिस्ट चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. जब अपन प्यूबर्टी जब अपन कहते हैं आ जाती है तो अपन मानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्टिव या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव चेंजेस आना चालू हो जाते हैं, ठीक है. उसके जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें चेंजेस आना चालू हो जाते हैं. तो जैसे मेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ जो होती है थोड़ी सी मतलब रफ होने लगती है, ठीक है. जो फीमेल्स होती है उनमें थोड़ी सी डीप वॉइस होने लगती है. जो मेल्स होते हैं उनमें फेशियल हेयर आने लगते हैं, ठीक है. फीमेल में भी फेशियल हेयर होते हैं, बट लेट्स कीप इट असाइड फॉर वंस. मेल्स में जो होते हैं वो फेशियल हेयर आना चालू हो जाते हैं, ठीक है. फीमेल्स में जो होता है वो एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है. और हम बात करें तो प्यूबिक हेयर वो मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन होता है, ओके. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि भाई जो पर्सन है वो अपनी एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन कर चुका है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल या मैच्योर. तो जैसे कि हम पेरिनियल प्लांट्स में पढ़ते हैं, ठीक है, एनुअल, बायनियल और पेरिनियल प्लांट्स हमने डिस्कस किए थे. तो एनुअल प्लांट में हमने ये डिस्कस किया था कि उन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो होती है वो एक ही साल में पूरी करनी होती है, ठीक है. और बायनियल में हमने कहा था कि 2 साल की उनकी लाइफ साइकिल होती है. एक में वो वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं और जो नेक्स्ट वन है वो उसमें रिप्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है. तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता, एक ही वेजिटेटिव फेज है, एक ही मैच्योरिटी फेज आया, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया, फिर मर गए. जो पेरिनियल प्लांट्स हैं जो कि काफ़ी सीजन्स में ग्रो करते हैं, काफ़ी टाइम तक ग्रो करते हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है कि जो पीरियड है फ्लावरिंग के बीच का, जब एक बार फ्लावर किए उसके बाद फ्लावर नहीं किए, फिर वो जो वापस फ्लावर करते हैं, मतलब जो उसके बीच का टाइम है जब वो फ्लावर नहीं कर रहे, तो उसको हम मैच्योरिटी पीरियड बोलेंगे या जुवेनाइल फेज बोलेंगे, ठीक है. तो ये काफ़ी डिबेट है अभी तक भी कि अपन उसको मैच्योरिटी पीरियड बोलना चाहिए, जुवेनाइल पीरियड बोलना चाहिए. तो कई लोग कहते हैं कि इसको जुवेनाइल पीरियड बोलना चाहिए क्योंकि जब वो प्लांट जो है वो एक बार फ्लावर कर चुका है, ठीक है, तो वापस से उसको उन्हीं प्रोसेसेस से जाना होता है, उसी मैच्योरिटी उसी ग्रोथ प्रोसेसेस से जाना होता है दूसरी बार वापस फ्लावर करने के लिए. और कुछ लोग कहते हैं कि वो मैच्योरिटी फेज में होता है, मतलब कि वो अपनी जो ग्रोथ है वो तो उस वक्त कर चुका होता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्लावरिंग जब हो रही होती है तभी वो अपनी ग्रोथ तो कर चुका होता है, लेकिन जो वापस फ्लावरिंग करने के बीच का पीरियड है वो मैच्योरिटी फेज है, वो रिकवरी फेज भी कहते हैं कुछ उस पीरियड को, कि जो प्लांट है वो रिकवर कर रहा है पहले वाले इवेंट से और वापस खुद को तैयार कर रहा है दूसरी बार फ्लावरिंग करने के लिए, लेकिन वो कोई ग्रोथ नहीं कर रहा वापस से स्टार्ट जैसा उसने फर्स्ट फ्लावरिंग से पहले किया था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ मैरीगोल्ड राइस wheat, coconut, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर इन फ्लावर, ठीक है, कि कितना टाइम लगता है. अब अपन स्टार्ट करेंगे मैरीगोल्ड से, मैरीगोल्ड, राइस और वीट, ठीक है. मैरीगोल्ड, राइस और वीट जो प्लांट्स होते हैं वो एनुअल प्लांट्स होते हैं, मतलब कि वो अपनी जो लाइफ साइकिल है वो एक ही साल में पूरी करते हैं, ठीक है. तो उनको जो फ्लावर करने में टाइम लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स लगते हैं. आफ्टर दी सीड्स आर सोन, जब सीड्स को अपन ने बो दिया है उसके बाद इन प्लांट्स को करीबन 3 महीने लगते हैं अपने फ्लावर को ग्रो करने में, ठीक है. जबकि कोकोनट और मैंगो प्लांट्स जो हैं वो पेरिनियल प्लांट्स हैं, ठीक है, मतलब वो काफ़ी सीजन्स तक ग्रो करते हैं.
जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा होती है, हम उसको पेरेनियल प्लांट्स बोलते हैं। इनको फ्लावर करने में कम से कम 3 से 6 साल का टाइम लगता है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स these organisms to survive during unfavorable conditions. Why sexual reproduction favored under such conditions? Okay, this is the question where it is given कि जो algae और ये organisms हैं वो जब unfavorable conditions आती है वो sexual reproduction पे switch कर लेते हैं। तो ऐसा ये क्यों करते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनको अनफेवरेबल कंडीशन से कैसे बचा सकता है, कैसे सरवाइव करा सकता है। तो जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेल और फीमेल गेमीट्स के इन्वॉल्वमेंट से होता है। जब जेनेटिक मटेरियल 2 गेमीट्स का मिलता है, ठीक है, तो एक नया जेनेटिक मटेरियल बनता है, मतलब उनके कॉम्बिनेशन का। तो वो उस वजह से क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन आती है, ठीक है, जेनेटिक इवोल्यूशन आता है। तो ये जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशन जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को इनेबल करता है कि वो एनवायरनमेंट से मतलब अच्छे से अडेप्ट कर सके, ठीक है। इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उनके सर्वाइवल के चांसेस को ज़्यादा बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। इस वजह से उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट से बेटर अडेप्ट कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसी से ही वापस नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। इसमें कोई 2 गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसमें कोई 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे कि मेल और फीमेल गेमीट के इन्वॉल्वमेंट से बन रहा है, नहीं, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। इसलिए हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिप्रोडक्शन को भी अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बोलते हैं बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 पेरेंट, ठीक। Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? Yes, it is, क्योंकि इससे भी जो ऑफस्प्रिंग्स बनेगी वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होगी जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। नाउ दिस एंड्स आवर फर्स्ट चैप्टर विद ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, that's it for the first chapter. In the next class we'll discuss about the reproduction in flowering plants. Okay.